इन 3 एसे को कर लेना, इसके बाहर आपके पेपर में एसे नहीं आएगा। इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, फिर चाहे कैसा भी एप्लीकेशन आए, आप अपने पेपर में 4 में से 4 नंबर आराम से आ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मार्क्स मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सबको पता है, क्लास 12th का 7 तारीख को है हिंदी का पेपर, और आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब भैया वीडियो लाएंगे और हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण करेंगे। उससे पहले इस वीडियो में मैं पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो जो मैं लाया हूँ, और ये वीडियो किसकी लाया हूँ, इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो 50 आईएमपी क्वेश्चंस। और 50 आईएमपी क्वेश्चंस भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपको वो पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी चीजें बता दूंगा, जिससे आपका जो 70 प्लस लाने का सपना है हिंदी में, वो पूरा हो जाएगा, वो भी बहुत आराम से। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, स्किप मत करना। सारी चीजें इतनी आसानी से समझाऊंगा ना कि आपको पूरी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे वो ऐसे वाले क्वेश्चन हो। और हाँ, एंड में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई हैं, हॉट टॉपिक्स, जिनसे तो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं डायरेक्ट पेपर में, वो भी हर साल। तो उन चीजों के लिए बने रहें। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मार्क्स मित्रा को। बहुत से लोग चैनल को देखते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम आज जो 12th वालों के लिए, कि हमें कैसे हिंदी में क्या करना है। उससे पहले मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस क्या डायरेक्ट पेपर में, हर वीडियो में मैं ऐसा ही बोलता हूँ, वो पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। पेपर में डायरेक्ट मिलने के चांसेस उतने नहीं होते हैं, पर आ जाते हैं। पर फिर क्या, हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, जिनसे पेपर में आने के चांसेस क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मतलब जो बोर्ड के क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड के फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेंगे, तो क्या पेपर उनके बाहर आएगा? आपको सोचो, नहीं आएगा ना। जो चीजें शॉर्ट शॉर्ट है वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले हमारे साथ हर बार क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहले ब्लूप्रिंट। तो हम इस बार भी देख लेते हैं कि क्लास 12 का ब्लूप्रिंट, जैसा आपको पता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 17 नंबर का आपका आता है आरोह भाग 2 से, जो काव्य खंड वाला पोर्शन है। देन काव्य बोध से 9 नंबर का आता है। देन आरोह भाग 2 जो गद्य खंड वाला पोर्शन है, काव्य से 17 और गद्य से 17। तो आरोह वाली बुक से 17 17 34 नंबर का आपका पेपर हो गया। बाकी काव्य बोध से 9। फिर भाषा बोध में आपके, एक सेकेंड, हाँ, भाषा बोध में आपके क्या होते हैं, भाषा बोध वाले चैप्टर से भी आपका 17 12 नंबर का कुछ पेपर आता है। देन वितान वाली बुक से 7 नंबर का पेपर आता है। अभिव्यक्ति माध्यम से 7 नंबर का। 3 नंबर का आपका गद्यांश आ जाता है, 4 नंबर का पत्र लेखन, और 4 नंबर का निबंध लेखन। तो हम कैसे शुरू करेंगे, हम शुरू करने से पहले बता देते हैं, इसमें जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ये जितने 32 वस्तु, मतलब 40% मार्क्स तो आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप कुछ मत करिए, सीधे परीक्षा अध्ययन खोलिए, और पिछले जितने भी साल में जितने भी हर चैप्टर वाइज क्या कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए। गारंटेड आप 30 प्लस पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप यहाँ से चीजों को सीख लोगे परीक्षा अध्ययन से, और यहाँ की चीजें जो मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं अगर एक एक ऑब्जेक्टिव्स बताने आ जाऊंगा, क्योंकि कोई ये तो बता नहीं सकता है कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको पेपर में मिलेंगे, पर फिर भी आप क्या करोगे, अगर परीक्षा अध्ययन से कर लोगे तो आपको 30 प्लस आराम से मिल जाएंगे, वो भी कम टाइम में। कम टाइम में क्यों? क्योंकि आप खुद देखोगे, अभी आप पे टाइम है आज का, मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो 5 मार्च को देख रहे होगे, फिर आप पे 6 तारीख भी है, 7 को आपका पेपर है, इन 2 दिनों में आप आराम से कर लोगे। मैं अगर एक एक करके, कि कोई भी टीचर अगर एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स करा रहा है तो फुली टाइम वेस्ट है, आपको भी पता है। मैं इतनी देर में 4 ऑप्शन पढ़ूंगा देन आंसर बताऊंगा, उससे बेटर परीक्षा अध्ययन से करिए। लेकिन उसके बाद की जितनी भी चीजें जो शॉर्ट शॉर्ट है, जो पेपर में आपको मिलेंगी ही, वो मैं इस वीडियो में आपको गारंटेड बताऊंगा, वो भी बहुत आसानी से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता है, हम देखते हैं अपने इकाई 8, मतलब अपना पत्र और निबंध। पत्र और निबंध जो कि 4 4 नंबर का पूछा जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं पत्र का, तो सबसे पहले तो निबंध की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे निबंध बता रहा हूँ, इनसे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही आ जाएगा। पहला है आपका वर्तमान युग अब इंटरनेट। अब इंटरनेट की बात हो गई है तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत कुछ पूछ सकता है वो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। अब इसके अलग अलग तरीके से, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मिलने के चांसेस 100% है। अब इसको वो प्रदूषण करके पूछ सकता है, इसको वो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, किसी भी नाम से इसको आ सकता है, पर्यावरण का महत्व, है ना, प्रदूषण व इसके प्रकार, ऐसे करके किसी भी तरीके से वो इस ऐसे को पूछेगा। पर इनके आने के चांसेस 90% है। और दूसरा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये 3 ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, इनसे गारंटेड आपको 2026 वाले पेपर में एक ना एक ऐसे मिल जाएगा। बचे आपके पत्र। अब पत्र का अगर मैं पैटर्न देखूं तो मैं देख पा रहा हूँ कि पत्र के पैटर्न में जो एक पत्र आता है वो आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। और दूसरा आता है आपका अनऑफिशियल लेटर, मतलब अनौपचारिक पत्र।
तो अगर क्या मैं पत्र को, अगर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पत्र कौन-सा आएगा, पर कोई भी टीचर ये नहीं बोल सकता। पर मैंने देखा कि हर साल क्या होता है, एक तो अनौपचारिक पत्र होता है जिसमें अपने मित्र, भाई-बहन को लिखना होता है, और एक आपको किसी अधिकारी को लिखना होता है, या अपनी हाई स्कूल की अंक सूची की द्वितीय प्रति मँगवाना हो, या नगर पालिका अधिकारी को शिकायत करनी हो कि मेरे यहाँ गंदगी होगी। तो एक औपचारिक पत्र आता है, एक अनौपचारिक पत्र आता है। तो मैंने आपको फिक्स्ड फॉर्मेट दे दे रहा हूँ, फिर चाहे आपको कोई सा भी आप पेपर पत्र आए, आप पक्का लिख आओगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे उदाहरण के लिए ये औपचारिक पत्र है, ये आप किसको लिखोगे? अधिकारी को लिखोगे, अपनी अंक सूची मंगाने के लिए लिखोगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल को लिखोगे, नगर पालिका अधिकारी को लिखोगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे आया, क्या आया यहाँ पे आया कि अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल को लिखिए अंक सूची मंगाने के लिए। तो आप क्या करोगे? बिल्कुल जो फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये फिक्स्ड फॉर्मेट, आप यही लिख दोगे, गारंटेड आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। आपने क्या लिख दिया? सेवा में माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिकारी लिख दोगे, उसका पद लिख दोगे। विषय में क्या लिख दोगे? अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु महोदय, ये लाइन जैसी की जैसी वैसा ही लिख दोगे। सविनय विनम्र निवेदन है कि मैं यहाँ-यहाँ का हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ और मैं इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप समस्या आपकी क्या है, वो यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपकी समस्या है कि नगर पालिका अधिकारी को शिकायत करनी है, तो वो लिख दोगे। अगर आपकी समस्या है कि मुझे क्या चाहिए, बीमारी फैल रही है, तो वो लिख दोगे। अगर आपको अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवानी है, तो लिख देना, मेरी अंक सूची खो गई है, मुझे उसकी द्वितीय प्रति मंगवानी है, अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक लिखोगे, दिनांक में अपनी पेपर की तारीख लिख दोगे, 7 मार्च 2026। भवदीय, अपना नाम और हस्ताक्षर नहीं लिखना है, आबासा या काका का जो भी आप लिखो, और आपका पता या फिर जो भी रैंडम पता लिखना है। ये औपचारिक पत्र में आप लिख सकते हैं। और अगर अनौपचारिक पत्र आता है, अनौपचारिक पत्र जो मित्र मित्र को लिखना है, मित्र को लिखना है, अपने परिवार को लिखना है, भाई बहन को लिखना है, दोस्त को लिखना है, किस कारण लिखना हो, जन्मदिन की बधाई देनी हो, या फिर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का हो, ये वाला हो, या फिर किसी भी तरह का हो, उसमें आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। पूरे 4 में से 4 नंबर आपको गारंटेड मिलेंगे। लिखना क्या है? अपना पता, शहर का नाम, दिनांक, प्रिय मित्र, ये जैसी लाइनें लिखी वैसे ही लिखना है। यहाँ पर जो ये लाइनें लिखी हैं आपको ब्लू कलर में दिख रही है, इसमें अपना रीजन डाल देना है। अगर आपको बधाई देनी है तो बधाई का रीजन डाल दिया, बधाई देनी है तो बधाई का रीजन डाल दिया। अगर आपको उसको गर्मी की छुट्टी के लिए बताना है तो गर्मी की छुट्टी का रीजन डाल दिया। जो चीज बतानी है बस उतना बदल दो, बाकी सब वैसे का वैसे लिख देना। पूरे नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, पत्र और ऐसे आपके क्लियर हुए, और गारंटेड पेपर में यही मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इकाई एक जो आपकी 17 अंक की आती है, जो आपकी आरु भाग 2 है, जो कि काव्य खंड है। इस काव्य खंड में सबसे पहले तो आप देखो साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में मैं आपको कुछ ऐसे बता दे रहा हूँ, कवि के नाम जैसे हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर शाह और फिराक गोरखपुरी। इसमें भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ तो हरिवंश राय बच्चन कर लेना, कुंवर नारायण कर लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर लेना, बाकी रघुवीर शाह और फिराक भोजपुरी को बाद में रखना। इन तीन में से आपको पेपर में 2026 में आराम से देखने को मिल जाएगा। और लिखने को आएगा तो किस तरीके से लिखना है आपको? आपको क्या लिखना है? इनकी दो रचनाएं, इस तरीके से आता है, दो रचनाएं लिखने को आएगा। फिर इनका भाव पक्ष या कला पक्ष, जो भी आ जाए, भाव पक्ष या कला पक्ष। और तीसरा आ जाएगा इनका साहित्य में स्थान। ये तीन तरीके से आपको कवर करना है, 3 पॉइंट में लिखना पड़ता है, 3 पॉइंट में लिखना पड़ता है। करना कहाँ से, आंसर्स कहाँ से करना है? जैसा आपको पता है मैं हर वीडियो में आंसर्स नहीं देता हूँ। आंसर्स आप करो या तो अपने नोट से करो, या फिर परीक्षा अध्ययन से करो, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा, आंसर दूंगा, मिसमैच होगा, आप परेशान होगे आखिरी दिन। उससे बेटर आप अपने नोट से या परीक्षा अध्ययन से कर लो, वहां सही आंसर मिलते हैं। रेफरेंस इन चीजों का ले लेना, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपके जो अध्याय वाले क्वेश्चन बचे वो इस चैप्टर से आते हैं, ज्यादा वो मैंने लिख दिया है। छोटा मेरा खेत, उषा, तुलसीदास। अब तुलसीदास से रिलेशन आया तो उनकी भाषा कौन सी यूज करते हैं वो, है ना, उनकी रचना क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, रामचरितमानस उनकी रचना है। ये वाले क्वेश्चन उनसे कर लेना, तुलसीदास से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बता ही दिया है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको सिंपली आंख मूंद के परीक्षा अध्ययन पे भरोसा करना है। कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट वही दे पाएगी अभी के लिए। ठीक है, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनका रेफरेंस लेके आप और नए क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं काव्य बोध पर। काव्य बोध में जो 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कुछ गिनती के टॉपिक है, रस, छंद, अलंकार और काव्य के भेद। अब अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट बोलूं तो आपको क्या करना है, सिंपली रस करना है, रस करना है, और रस के प्रकार करना है, रस के प्रकार। वैसे ही आपको छंद करना है, छंद के प्रकार करना है। अब प्रकार में क्या है, प्रकार कितने होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं बता दे रहा हूँ उन इंपॉर्टेंट प्रकार की क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार है उनकी आपको क्या कर लेना, परिभाषा कर लेना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, ये कौन सा रस है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर रस की बात करें तो वीर रस हो गया, शांत रस हो गया, इस पे क्वेश्चन आता है। स्थाई भाव उनका संचारी भाव में अंतर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। इसके अलावा छंद में सोड़ता छंद, कवित्त छंद, रुबाइया छंद, दुर्मिल सवैया। इसमें अगर दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ये वाला।
ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्या पता 2026 में भी पूछ ले। बाकी कवित्त छंद और रुबाइया छंद को भी आप देख लेना, क्या पता इनकी डेफिनेशन पूछ ले। फिर अलंकार में विरोधाभास, संदेह और व्यक्तिरेत अलंकार। बाकी आपको अलंकार की डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए, और अलंकार के कितने प्रकार हैं उनके नाम पता होना चाहिए, और कैसे कैसे होना चाहिए। करना कैसे है, नोट्स जैसे परीक्षा अध्ययन या परीक्षा वो जो भी आपके हैं या जिस भी कोचिंग आप जाते हैं, पर करना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर ये फ्री के नंबर होते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि कम टाइम में 1 से 2 घंटे में आराम से कर दोगे। बाकी महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, और किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम। सिंपल सा है, 2 महाकाव्य के नाम देख लो और खंड काव्य, महाकाव्य अंतर देख लो। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो क्या काव्य के भेद जैसा बड़ा सा टॉपिक आपका चुटकियों में नहीं हो जाएगा? इस तरीके से और भी चीज़ें क्लियर होंगी, बस इतना आसान है हिंदी, आप कठिन बना के बैठे हो। फिर अगर मैं इसको और देखूँ, तो अगर आरु भाग 2 में देखूँ, इसमें मैं देखूँ गद्य खंड में भी 17 का आया था। अभी काव्य खंड में देखा था, गद्य खंड में अगर मैं कुछ लेखक के नाम बताऊँ, तो महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जैनेंद्र कुमार जी, धर्मवीर भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फरीश्वरनाथ रेणु। ये 5 ऐसे नाम दे रहा हूँ, हालाँकि ये ज़्यादा मुझे भी पता है, पर इन 5 में गारंटीड अगर आप उनकी उसी तरीके से साहित्यिक रचनाएँ, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये कर लेंगे 2 रचनाएँ, तो आपकी गारंटेड जो इनका साहित्यिक परिचय आएगा पेपर में, वो आप इन्हीं में से कर लोगे। 2026 में आपको इधर से ही देखने को मिल जाएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड। ये चीज़ आपको पेपर में आराम से मिल जाएगी, बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। बाकी क्वेश्चन में बात करूँ, तो क्वेश्चन में अगर मैं गद्य खंड की बात करूँ, तो आपको एक तो विधाओं में डिफरेंस देखना है ना? विधाओं में जो अंतर होता है, जैसे आपको मैं बोलूँ कहानी, कहानी, उपन्यास, फिर आपका नाटक, नाटक और एकांकी, फिर आपका संस्मरण, संस्मरण और रेखाचित्र, संस्मरण और रेखाचित्र, बाकी मुहावरे और लोकोक्ति। इनमें जो डिफरेंस है, ये आपको गारंटेड 2 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 नंबर में। हालांकि मैंने मेंशन भी कर रखा है, पर फिर भी आप देख लेना, आत्मकथा और जीवनी से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भक्तिन चैप्टर हो गया, पहलवान की ढोलक चैप्टर हो गया, शीरीष की फूल चैप्टर हो गया। भक्तिन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2026 में भक्तिन चैप्टर के जितने भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर भाषा बोध है, भाषा बोध मैं बोलता हूँ, भाषा बोध में ज्यादा कुछ है नहीं है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच का डिफरेंस, राजभाषा राष्ट्रभाषा के बीच का डिफरेंस और इनकी विशेषताएं, ये कर लेना। निपात शब्द को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूँ निपात शब्द को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी निपात शब्द पूछ लिया जाता है ना? बाकी डेफिनेशन भी कर लेना है, निपात शब्द की डेफिनेशन भी कर लेना है, और निपात शब्द ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मुहावरा, लोकोक्ति में अंतर, शब्द शक्ति एवं गुण, वाक्य परिवर्तन आते हैं, ये मैं अभी बता दूंगा आपको, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, 2 नंबर का आता है। ये अभी मैं आपको बता दूंगा, पीछे बता दूंगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है। बाकी तकनीकी शब्द क्या होते हैं, इनका अर्थ बताइए, ये सब चीजें भी आप देख लेना। जितनी यहाँ पे चीजें मैंने दी हैं, उतनी तो आपको करनी ही है। उसमें आपको बहुत सारी क्वेश्चंस 2026 के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाकी बितान वाली बुक से आते हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें भी आपको गिनती के 2-3 चैप्टर हैं, तो जो जो मैंने बताया, जैसे सिल्वर वेडिंग से यशोधर भाबू, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो यशोधर भाबू से क्वेश्चन आपको फिर से 2026 में देखने को मिलेगा, घूम के मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन करना है, थोड़ा बहुत भी अगर उधर मिल जाएगा तो अपना आंसर लिखाना। बाकी जूझ वाला हो गया, और अतीत में दबे पांव से क्वेश्चन आता है। मोहनजोदड़ो की नगर योजना आती है, उसमें जो ईंटों का प्रकार है ना, उसको किसने खोजा था 1922 में, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है। आर डी बैनर्जी ने, राखलदास बैनर्जी जी ने खोजा था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार करके रखो। आपको वैसे परीक्षा दिन में ही मिल जाएगा, वहां ईंटों की बनावट कैसी है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से भी करना है, और क्वेश्चन वाला तो आपका हो ही जाएगा। बाकी ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम जो इकाई 7 अंक की, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। फ्री के मार्क्स क्यों है? क्योंकि गिनती के 2 टॉपिक हैं, बहुत आसान है, बस गिनती के 3 क्वेश्चन है, वो ही करना है। पहला समाचार लेखन में आपको क्या करना है, बस समाचार लेखन, उसके 6 ककार, क्या कब कहाँ ये सब होता है ना, ये 6 ककार, इसकी उल्टा पिरामिड शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूँ, 2026 में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बस गिनती के 2 टॉपिक है। फिर पत्रकारिता में आपकी फ्रीलांस पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता, फ्लैश, इसके प्रकार देख लेना पत्रकारिता के, और डेफिनेशन क्वेश्चन गारंटेड आपको 2 नंबर में मिलेगा। और विविध में अगर मैं इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे संपादकियों को किसकी आवाज माना जाता है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान का माध्यम, ये क्वेश्चन भी आता है। पर आप अगर इन दोनों को कर लोगे तो ये वाला और में आएगा, तो आप ये वाला गारंटेड अटेम्प्ट कर पाओगे 2026 में। और ये बहुत आसान है, गिनती के 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब अगर हम देखें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन देखें, तो एक ये 3 नंबर में कुछ क्वेश्चन आता है, भाव विस्तार कीजिए।
या फिर संवाद। तो हमेशा ये देखा गया है, चाहे आप 2023 का पेपर देखो, चाहे 24 का देखो, चाहे 25 का देखो, एक क्वेश्चन आता है भाव विस्तार का, उसके विपरीत में आता है संवाद का। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, जो भी जितने भी बच्चे हैं, आप हमेशा कोशिश करा करो कि आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, संवाद अटेम्प्ट करो। संवाद कैसे करना है, बहुत आसान है। भाव विस्तार क्या करना है, इसी को समझाना है। आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उसमें कर दिए, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग समान है। पर ये एक ऐसा टॉपिक है संवाद, जो गधे से गधा बच्चा कम समय में कर सकता है। जैसे इसमें आए, क्रिकेट के खेल विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो आपको 2 मित्र बना लेने, मान लो मैंने एक बना लिया मोहन और एक बना लिया आर्यन, और मैं इनके बीच में क्या लिख दूँगा, संवाद लिख दूँगा। जैसे क्रिकेट के खेल पे लिखना है तो मैं लिख दूँगा, क्या कल तुमने मैच देखा था? तो आर्यन बोलेगा हाँ, कल मैंने मैच देखा था। फिर मोहन बोलेगा अगेन, मोहन क्या बोलेगा? अरे कल जो विराट कोहली ने पारी खेली वो तो देख के मजा आ गया। तो आर्यन बोलेगा अरे भाई क्या चौके छक्के मारे थे। ऐसे कर करके ही आपको बनाना है और एंड में खत्म कर देना है। ध्यान क्या रखना है संवाद लिखते समय? कुछ भी बना के लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आप जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज करोगे, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जितने भी आप विराम चिन्ह का यूज करोगे, विराम चिन्ह का, कि आपको कहाँ पे कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह और अतिशयोक्तिवाचक चिन्ह ये लगाना है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पूछा क्या तुमने कल मैच देखा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर बोलेगा हाँ हाँ मैंने मैच देखा, तो पूर्ण विराम आएगा। बस इतना सही यूज करोगे, पूरे 3 में से 3 नंबर ले जाओगे, फ्री के मार्क्स है। भाव विस्तार गलत हो भी सकता है, शायद आप उतना अच्छा नहीं लिखे, पर संवाद में अगर इस तरीके से लिखोगे, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे 23 का पेपर देखो, चाहे 2024 का, चाहे 25 का। आपको एक आता है वाक्यों को शुद्ध करना, और उसके अथवा में आता है वाक्य परिवर्तन करना। अब देखो, दोनों आसान है, दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कठिन है, बहुत आसान है। पर जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, अब जैसे क्वेश्चन में पढ़ूं, महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विद्वान वर्ड है, विद्वान, विद्वान वर्ड है, ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। और जब इसी को हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो विद्वान का क्या बन जाता है, विदुषी बन जाता है, विदुषी। तो सिंस महादेवी वर्मा तो क्या थी, एक स्त्रीलिंग थी, स्त्री थी, तो हम विद्वान की जगह क्या कर देंगे, विदुषी कर देंगे। तो महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी। वैसे ही श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों सही नहीं लग रहा है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बस ये सही हो जाता। पर इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज है, इससे आसान है, आप वाक्य परिवर्तन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको फ्री के 2 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? वाक्य परिवर्तन में देखो, कुछ गिनती के गिने चुने आते हैं। या तो पूछता है संयुक्त वाक्य बताइए, या पूछता है संदेह वाक्य बना दिए संदेह में, या फिर बिना अर्थ बदले नकारात्मक पूछ ले, या फिर प्रश्नवाचक भी पूछ सकता है। ये गिनती के 4 है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते, बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य मतलब जिसमें और, किंतु, परंतु ऐसे वर्ड आए। आपको बस गिनती के यही कर लेना, आपको यही पेपर में दोबारा पूछा जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ 2026 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन फिर से आएगा। संयुक्त वाक्य में बदलिए। आपको क्या करना है, वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको और वगैरह से जोड़ना है। तो वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो आप बस क्या करो, इसको लिख दो, वह भोजन करता है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, और विद्यालय जाता है। आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है, इसका फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, ये वाला। आपको ये क्या करना है, इनको जोड़ देना और की मदद से। ये आपका संयुक्त बन गया। किंतु परंतु से भी जोड़ सकते हो आप, और से जोड़ दो, आपका आसानी से हो जाएगा। आपने बोला गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, तो आपको क्या करना है, इसको, अगर मैं बोलता नकारात्मक में कन्वर्ट करो, तो आप बोल देते गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है। पर इसने बोला बिना अर्थ बदले। बिना अर्थ बदले मतलब आपको कठिन को इस तरीके से हटाना है कि नकारात्मक भी बन जाए, निगेटिव भी बन जाए, अर्थ भी नहीं बदले। तो आप बोल दोगे गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है, मतलब कठिन सरल नहीं है। अगर मैं बोलूं गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, और इसका नकारात्मक बनाना होता, तो मैं बोल देता गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है। कठिन नहीं है क्योंकि नकारात्मक बनाना है। लेकिन मुझे बिना अर्थ बदले बदलना, अर्थ नहीं बदलना, अर्थ का यही निकलना चाहिए कि गणित कठिन है। तो मैंने बोला गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। सरल नहीं है मतलब कठिन है, तो अर्थ भी नहीं बदला, निगेटिव भी बन गया। इतने आसान है, इनको आप आसानी से कर सकते हो। तब भी आपको समझ नहीं आया, तो मैंने आपको एक टेबल दे दी है, या आपके वाक्य परिवर्तन, जो वाक्य परिवर्तन करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको बहुत मदद देगी, बहुत। चाहे जैसे उदाहरण के लिए ये लिखा है सरल वाक्य, तो अब आपसे पूछा सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, जब वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। फिर ये संयुक्त सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, है ना। कंपाउंड सेंटेंसेस, जैसे आपसे पूछा और, एवं, किंतु, परंतु, इनसे जोड़ा गया। जैसे कंपाउंड, जैसे वह आया और सो गया, वह आया और सो गया, तो इस संयुक्त वाक्य, इसमें और, किंतु, परंतु से जोड़ना है। नकारात्मक में नहीं लगा देना है, संदेहवाचक में शायद लगा देना है, बस। जैसे मैं बोला वह गा रहा है, वह गा रहा है, अब ये आता है आपके पेपर में, और बोलता है इसको संदेह में कन्वर्ट करो।
संदेह में, तो आप क्या करते? शायद वह गा रहा है, शायद वह गा रहा है, बस खत्म, 1 नंबर मिल जाता। इतना आसान है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वाक्य परिवर्तन करोगे तो पेपर में आराम से हो जाएगा, 2026 में आप आराम से कर लोगे, ठीक है? इसके अलावा और क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आपका अपठित पद्यांश आता है, एक आपका ये काव्य काव्य के तरीके से आता है, पोयम आता है, और एक ये प्रोज वाला आता है। तो सबको पता है कौन सा आसान होता है, 3 नंबर में प्रोज वाला उठा लेना है, बिना सोचे समझे, ये वाला करना ही नहीं है। आपको अथवा वाला ये वाला उठा लेना है। इसमें क्या पूछता है? एक पूछता है शीर्षक, एक पूछता है इसका अर्थ लिखिए, और एक इसका स्थान क्या है। तो आपको इसका क्वेश्चन अगर दिख रहा है राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, तो आप ढूंढ लो राष्ट्रीय भावना में शौर्य बहाव का अपना विशिष्ट स्थान है, तो 1 नंबर यहाँ से हो गया। शीर्षक चुनना हो, शीर्षक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। शीर्षक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बार बात हो रही है, जैसे हमने टाइटल में देखा था इंग्लिश के पेपर में। तो इसमें देखा राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र गौरव, है ना, राष्ट्र के भाव, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र भावना की बात हो रही है, तो इसका शीर्षक आप क्या लिख दो? सिंपल लिख दो, राष्ट्र भाव की भावना, या राष्ट्र भाव, ऐसे लिख दो, जैसा आपको लिखना, शीर्षक हो गया। और सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। अब अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसमें ढूंढ के आपको देखना पड़ेगा, तभी आप नंबर ला पाओगे, नहीं तो इसको करना ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए क्योंकि ये पोयम में होता है। इसमें आप शीर्षक भी नहीं ढूंढ पाओगे ध्यान से, पर इसमें शीर्षक ढूंढना भी आसान होता है और क्वेश्चन आंसर करना भी आसान होता है, तो यहाँ 3 नंबर आपके पक्के हुए। इसके अलावा आपकी क्या आते हैं? पद्यांश से और गद्यांश से 4-4 नंबर की आपकी आती है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। अब इसमें ये आपके चैप्टर से आती है, ये आपकी किससे आती है? बुक के चैप्टर्स से आती है। ये काव्य वाला चैप्टर हो गया, और ये गद्य वाला चैप्टर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, शिरीष की बात हो रही है तो ये तो शिरीष के फूल वाले चैप्टर से है ना? ये आपके कौन से चैप्टर से, आपको ये सब पढ़ के ये समझ आना चाहिए, इसके लिए तो आपको कोई नहीं बता सकता कौन सा आएगा। पर अगर मैं बोलूं इसको आप किस तरीके से लिखोगे, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इसी तरीके से आप लिखोगे। तो आपको बस ये तैयार कर लेना है, संदर्भ में क्या लिख देना है? प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक, जैसे आपको पता है शिरीष के फूल, तो इसके लेखक ये हैं, तो आपने लिख दिया इसके लेखक ये हैं। ऐसे आपने लिख दिया सिल्वर वेडिंग से लिया गया है, तो इसके लेखक यशोधर बाबू जी है। जिससे भी आपको लिखना हो, जैसे आपको लिखना हो वैसे आप लिख सकते हैं, उस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, फिर अगला आपने क्या करा? प्रसंग में लिख दिया कि इसमें कभी इस बारे में बात करना चाहता है, 2 लाइन में ये लिख दिया, और व्याख्या में उस चीज को बढ़ा के लिख दी। इसी तरीके से आपको लिखना है, पर उसके लिए आपको संदर्भ सही लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ सही लिखने के लिए आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं करनी है, मैंने आपको दे दिया है। ये आपके पाठ के नाम है, और ये आपके कवि के नाम है। जैसे अगर मैं काव्य बोध की बात करूँ, ये काव्य वाले चैप्टर्स की बात करूँ, तो काव्य खंड में जैसे हरिवंश राय बच्चन की हाथ में परिचय एक गीत हो गया, ऐसे आपके कुंवर नारायण जी हैं आपके, रघुवीर साहे जी हैं, कैमरे में बंद अपाहिज हो गई, पतंग हो गई आपकी आलोक धनवा जी की। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ये गद्य खंड वाला हो गया, जैसे अभी शिरीष के फूल आया था ना आपका, शिरीष का फूल तो किनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, तो आप लिखोगे प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। खत्म हो गया संदर्भ। प्रसंग में थोड़ा समझा दोगे, व्याख्या में इसको बड़ा कर दोगे। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ये आपका गद्य खंड वाले कविता पोएम्स हो गई, और वो आपकी काव्य खंड वालों की चैप्टर्स के नाम होगा। ये भी आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड आपको कैसे मिलेगी? इसकी फ्री पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट कर देना पीडीएफ, तो मैं दे दूंगा, ठीक है? तो मुझे याद भी आ जाएगा, ठीक है? बाकी आई होप आपको चीजें समझ आएंगी। इसके अलावा मैं कुछ और टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछती है। इसका मतलब ये क्या है? बोर्ड के फेवरेट टॉपिक्स है, बोर्ड के फेवरेट टॉपिक्स बोल सकते हो, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस बोल सकते हो। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इसकी लिस्ट बना लेना। जैसे अगर मैं पूछूं कवि परिचय वो हर बार पूछता ही है, तो कवि परिचय में मैंने आपको दे ही दिए है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, वो आप देख लेना, इसको मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा मैं पूछूं तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो विधा है ना, गद्य की विधाएं, उनका जो डिफरेंस है, विधाओं का जो अंतर है, विधाओं का अंतर, अंतर मतलब जैसे कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी वर्सेस उपन्यास, इनमें अंतर हो गया। इसके अलावा नाटक एकांकी में अंतर हो गया। ये आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये कर लेना, इनको ध्यान से कर लेना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपको, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो जैसे भक्तिन चैप्टर हो गया आपका, भक्तिन चैप्टर, इससे क्वेश्चन बार बार आता है। सिल्वर वेडिंग वाला जो आपका सिल्वर वेडिंग यशोधर भाबू का जो आपका चैप्टर है ना, दूसरी बुक का, वितान वाली बुक का, इस वितान वाली बुक से सिल्वर वेडिंग से इनकी यशोधर बाबू पे क्वेश्चन बार बार आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ छंद, अलंकार, इनके प्रकार और इनकी परिभाषा, बस आपको दो ही चीज करनी है, परिभाषा करनी है इनके, और प्रकार कर लेने, आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निपात शब्द क्या होता है? निपात, ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, ये हॉट टॉपिक्स, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार आता है। निपात शब्द क्या है? परिभाषा
और कोई 2 निपात शब्द कर लेना। और निपात शब्द होते क्या है वो समझ लेना, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया, इनसे क्वेश्चन बार-बार आता है। इसके अलावा तुलसीदास जी से क्वेश्चन बार-बार आ जाता है। तुलसीदास जी से। तुलसीदास से क्वेश्चन बार-बार क्या आता है कि इनकी भाषा बता दो। तो तुमको पता है कि इनकी भाषा कैसी है? जो ये कौन-सी भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में लिखते थे, तुमको पता होना चाहिए। इनकी रचना, है ना? तुमको पता है इनकी रचना क्या है? इनकी रचना क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। बाकी मैं तो आपको फिर से एडवाइस करूँगा, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप ब्लाइंडली फॉलो करो परीक्षा अध्ययन को। आपको वहाँ से कम टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर करा देंगे। रेदर आप किसी यूट्यूब को फॉलो करोगे चैनल को, उससे बेटर आप इससे कर लो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मार्क्स मित्रा के चैनल को, आपको इससे रिलेटेड और चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ठीक है?